आज ही CAPF AC मेंटर्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ओपन कीजिए और सर्च बॉक्स में जाके CAPF स्पेस AC स्पेस MENTORS मेंटर्स सर्च कीजिए और पहले रिजल्ट पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और पाइए फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री डेली क्विज, लेटेस्ट करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ। तो आज ही ज्वाइन करें या फिर आप हमसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू। गुड इवनिंग एवरीवन, CAPF AC मेंटर्स में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो CDS 2020 में पूछे गए थे। तो आपको ये इंटरेस्टिंग होगा कि जो कुछ ट्रेंड चल रहा है UPSC का उसको जानने में और जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको जानने में। ये हूँ मैं जनार्दन, ऑल इंडिया रैंक 167, ITBP 2018 बैच असिस्टेंट कमांडेंट। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिजर्व सीट्स फॉर वुमन इन लेजिस्लेचर इन अकॉर्डेंस विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। सो इन्होंने पूछा है कि ये जो नीचे 4 एक्ट्स दिए गए हैं इनमें से किसी ने कौन से एक्ट ने वुमेन्स को लेजिस्लेचर में रिजर्वेशंस दिए थे। ठीक है, तो हमने देखा था 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे मुस्लिम्स को, तो वुमेन्स को कब मिले थे? इसका आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो उसकी तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सटेंड किए गए थे वुमेन्स को, वर्कर्स को और डिप्रेस्ड क्लासेस को। ठीक है, तो 1935 एक्ट में क्या क्या था? पहले तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन लाया गया था, पर वो कभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने दायरची जो थी प्रोविंशियल्स में उसको अबॉलिश कर दिया था, जो कि दायरची इन प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस की गई थी 1919 के एक्ट ने। ठीक है, तो 1935 के एक्ट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की थी, जो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स थे प्रोविंसेस में। पर दायरची कहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी? फिर वो की गई थी सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे दायरची इंट्रोड्यूस की गई थी, पर ये एक्ट कभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं, तो उसकी वजह से वो कभी इंप्लीमेंट हुई नहीं। ठीक है, तो बाइकैमरलिज्म इसने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इन्होंने RBI प्रोवाइड की थी अपने को, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया था। इसके तहत ही उसने प्रोवाइडेड फॉर ईस्ट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये 1935 एक्ट था। यहाँ पे 1919 का भी एक्ट दिया गया है, 1909 का भी एक्ट दिया गया है, आप पॉज करके देख सकते हो। तो 1909 ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को दिए थे। ठीक है, 1919 ने दायर चिलाई थी कहाँ पे? प्रोविंशियस में। ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी आप देख लेना, यहाँ पे भी देखना। इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड किया था 1919 के एक्ट में, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, इनको। ठीक है, तो तीनों एक्ट में कहीं ना कहीं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया है, रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको पॉज करके देख लेना आप। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 31 दिसंबर 1929 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशंस वाज प्रोक्लेमेशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज मेड। पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ पे की गई थी? वो लाहौर में की गई थी। ठीक है, तो 1928 में जब मोतीलाल नेहरू के जो चेयरमैन थे कमेटी के, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट, उसको बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट, लाया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होगी उस पर उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे। उस पर डिस्कस करने के लिए जो लाहौर में सेशन हुआ था, वहाँ पे प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हमारा आज से जो मोटो है वो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन है। तो उसके पहले क्या हुआ था, क्यों पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ कांग्रेस ने मूव किया था, वो आप स्पेक्ट्रम में पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग वाज डिमांडेड बाय द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस एट बॉम्बे इन 1931। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस एट बॉम्बे। ये जब चल रहा था तब वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनल अवार्ड के बारे में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इन्होंने, इनका था कम्युनल अवार्ड जब लाया गया था तब की कंट्रोवर्सीज में ये चल रहा था, तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर अनटचेबल्स इस मुद्दे को उठाया था। ठीक है, उनकी वही डिमांड थी। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट कामटी नियर नागपुर ऑन May 6 बैक डॉक्टर अम्बेडकर्स डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, रिजेक्टिंग कॉम्प्रोमाइजेस प्रपोज बाय अदर्स। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कुछ करेंगे नहीं हम। तो अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था 1924 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड इंस्टीट्यूट। 1927 ने उन्होंने स्टार्ट किया था बहिष्कृत भारत अ फोर्टनाइटली। ठीक है, ऑल्सो स्टार्टेड एस्टैब्लिश समाज समता संघ। ठीक है, तो ये सारे आपको हेल्पफुल हो सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के फाउंडर कौन है? तो इसका आंसर है अबिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो अबिंद्रनाथ टैगोर, गगेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस एंड सुरेंद्रनाथ गांगुली। ठीक है, ये जो थे कलकत्ता, ये जो थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के लिए नोन थे। तो इन्होंने, ठीक है, गंगेंद्रनाथ टैगोर अलॉन्ग विथ अबिंद्रनाथ टैगोर आर नोन फॉर फाउंडिंग इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो ये दोनों ने ये फाउंड की थी, इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, इट वाज पैट्रोनाइज बाय यूरोपियंस स्टेइंग इन कलकत्ता। टैगोर सॉट टू मॉडर्नाइज राजपूत एंड मुगल स्टाइल्स टू टैकल द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ आर्ट। ही वाज नोन एज अबन ठाकुर।
ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। लेटर सोसाइटी ब्रॉट आउट अ जर्नल कॉल्ड रूपम। रूपम ये जर्नल लाया गया था इस सोसाइटी के थ्रू। तो ये सारे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं सीएपीएफ सीडीएस में, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द तत्वबोधिनी सभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देवेंद्रनाथ टैगोर इन 1839, ठीक है, उन्होंने फाउंड की थी। मीनिंग ट्रूथ प्रोपेगेटिंग सर्चिंग सोसाइटी इन 1839 इन कलकत्ता, पब्लिश अ मंथली जर्नल कॉल्ड तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्व हम भी बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेजेस में, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट रेडिकल ट्रेंड ऑफ मिशनरी अटैक ऑन इंडियन कल्चर। फॉर दिस ही कंपाइल रिलीजियस टेक्स्ट कॉल्ड ब्रह्म धर्मा, ठीक है। ब्रह्म धर्मा उन्होंने कंपाइल किया था, जो मिशनरीज जो अटैक कर रहे थे इंडियन कल्चर्स पे, उसके खिलाफ। He along with his associates joined Brahmo Samaj in 1843 में ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who believed that Russian designs were an imminent peril to the security and tranquility of Indian Empire in 1836। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही डीप वाला क्वेश्चन है ये जो स्टेटमेंट है ये तब हुआ था जब सेकंड अफगान वॉर हुआ था 1836 के अराउंड। तो तब ये चल रही थी कंट्रोवर्सी, जब भी रशिया अफगानिस्तान के पास में आना चाह रहा था और ब्रिटिश चाहते थे कि अब रशिया अफगानिस्तान में इंटरफेयर ना करे। तो अफगानिस्तान का जो भी सरदार थे वो उन्होंने पहले ब्रिटिशों से हेल्प मांगी थी, क्योंकि सिख्स उन पे अटैक कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे हेल्प मांगी थी कि हमें हेल्प करिए, पर ब्रिटिशों ने वो हेल्प ना बोल दी थी। तो उससे क्या होता कि जो अमीर थे वहाँ के अफगानिस्तान के, वो रशिया के पास चले गए और रशिया से हेल्प मांग रहे थे। तो ब्रिटिशों को ये लग रहा था कि अभी ये धीरे धीरे उनको खटक रहा था, उनको लग रहा था कि ये धीरे धीरे रशिया के पास जा रहा है। तो उसमें ही इन्होंने ये स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पे ये किए थे। तो ये जो थे लॉर्ड पाल्मरस्टोन जो थे वो बताना चाह रहे थे कि अपने ब्रिटिशों को बताना चाहते थे कि आप कुछ तो भी स्टेप्स लीजिए, नहीं तो अफगानिस्तान रशिया के अंडर चला जाएगा, ठीक है। तो लॉर्ड पाल्मरस्टोन ने ये बताया था। द वर्क सीआर उल मुताखिरीन विच डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाज रिटन बाय, ठीक है। ये बुक देखो, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में ये बुक है, मुझे भी इसी एग्जाम के थ्रू पता चला, तो अच्छी बात है, नॉलेज मिल गया। गुलाम हुसैन ने लिखा था, रिटन बाय सैयद गुलाम हुसैन टाटाबाई। ही प्रोड्यूस द वर्क ऑफ द टाइम व्हेन मुस्लिम्स रूल वाज अबाउट टू फॉल इन बंगाल। इसके 3 वॉल्यूम्स है, ठीक है। ही ब्रीफली सर्वेज फ्रॉम epic age to till the time of Aurangzeb. It also discusses climate, force, science, history from death of Aurangzeb, battle of Plassey, relations of British and with Nawabs, establishment of British supremacy over Bengal and Bihar, discuss history of Nizam of Hyderabad, Hyder Ali और मैसूर, ठीक है। ये सारा इसमें डिस्कस किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू अराइव इन अफ्रीका एज ट्रेडर्स दैट इवेंचुअली लेड टू यूरोपियंस कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। पहले अफ्रीका में किसका अराइवल हुआ था? पोर्तुगीज का अराइवल हुआ था। सब जगह पे पोर्तुगीज का अराइवल हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जो सी वेज थे उन्होंने फाइंड किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हु फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914। सेवा समिति जो फाउंड की थी वो की थी हृदयनाथ कुंजरू ने, ठीक है। फाउंडेड बाय वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, हृदयनाथ कुंजरू, मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ही ये मेंबर थे। ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइज सोशल सर्विसेज ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, एपिडेमिक्स, टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, कोऑपरेशन, सैनिटेशन, अपलिफ्ट डिप्रेस्ड क्लासेस, रिफॉर्म क्रिमिनल्स एंड रेस्क्यू द फॉलन। तो ये सारे सोशल वर्क्स थे इनके, तो इसको सेवा समिति नाम दिया था। नाम से पता चलता है कि सेवा करना चाहती थी। 1914 में किया गया था, नाम याद रखना और कुछ आप फाइंड कर लेना गूगल से। द क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमीशंस, ठीक है। फेडरल कोर्ट अभी पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि फेडरल कोर्ट जो था सुप्रीम कोर्ट वो 1935 ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो आंसर हो गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास बॉम्बे एस्टेब्लिश बाय किंग जॉर्ज, ठीक है। ये कहाँ सुप्रीम कोर्ट मद्रास में आया था? 1800 में। बॉम्बे में आया था 1823 में। तो इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 क्रिएटेड हाई कोर्ट्स फॉर वेरियस प्रोविंसेस एंड अबॉलिश सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। पहले जो सुप्रीम कोर्ट से अलग अलग वो सब अबॉलिश करके हाई कोर्ट्स एक्ट के थ्रू हाई कोर्ट्स लाए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या किया? 1935 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया लाया। उसी को हम 26 जनवरी 1950 को रीनेम करके सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन द डेक्कन ऑफिशियली एक्सीडेड टू द इंडियन यूनियन इन द ईयर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1948 में इसको हमने ले लिया था अपने कब्जे में, ठीक है। 17 सितंबर 1948 हैदराबाद बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन आफ्टर 109 आवर्स ऑफ बैटल। इजी क्वेश्चन था, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इनके आपको ईयर्स पता होने चाहिए। हाँ, इसका ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन पोलो कहा जाता था। ऑपरेशन पोलो के तहत इसको हमने काबिज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हंटर कमीशन अपॉइंटेड टू सर्वे द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो हंटर कमीशन 1882 में आया था। तो इसका जो मेन रिकमेंडेशन जो था, जो भी इनोवेटिव जो भी था, वो था कि प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको हमने निगलेक्ट नहीं करना है, ग्रेटेस्ट एम्फेसिस देना है प्राइमरी एजुकेशन पे, ठीक है।
तो उसने एंडोज भी किया था, जो डिस्पैच था 1854 का बिल्कुल है, वो क्रिटिसाइज क्यों करेंगे अपने एक्ट्स को। तो सॉरी, तो यूनिवर्सिटी कमीशन अलग है, ठीक है। और ग्रांट्स इन एड सिस्टम क्रिटिसाइज नहीं की थी। देखते हैं हम हंटर कमीशन में क्या है। हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन टू लुक इनटू द कंप्लेंट मेड अगेंस्ट नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच 1854। जो वुड्स का डिस्पैच था 1854 का, उसके कुछ प्रोविजंस इंप्लीमेंट नहीं हो पाए थे ऑन प्राइमरी एजुकेशन पे, तो उसके लिए उसको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो उसने सजेस्ट किया था कि एलिमेंटरी एजुकेशन को हम एक्सटेंड करेंगे। रिकमेंडेशंस क्या थे? सम प्रोविंशियल फाइनेंसेस टू बी रिजर्व फॉर द प्राइमरी एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन टू बी हैंडेड टू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड म्युनिसिपल काउंसिल्स। सेकंड, सेकेंडरी स्कूल्स टू बी हैंडेड टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। Third, grant in aid to be given to the indigenous schools on the basis of payments based on results. Aided schools would charge less. Grants in aid कब शुरू हो गया था? वो वुड्स डिस्पैच में ही बताया गया है, grants aid शुरू हो गया था। इसने बस दिशा दी कि अब कैसे करना है इम्प्लीमेंट, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था अब तक। फोर्थ, एम्पैसिस ऑन मोरल एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। मोरल एंड फिजिकल एजुकेशन पे एम्पैसिस देना है, तो वो जो भी बोल्ड किया गया है उसको याद रखना। देयर शैल बी लिटरेरी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन सेकेंडरी स्कूल। स्पेशल अटेंशन टू बी गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान सक्सीडेड इन फाइनली ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्कन आय चालगनी। देखो, तो तुर्कन आय चालगनी वॉज अ काउंसिल ऑफ 14 नोबल्स थे, ठीक है, स्लेव्स नहीं थे, यहाँ पे गलती हो गई है, सॉरी। तो 14 नोबल्स थे, तो वो नोबल्स जो थे इल्तुतमिश ने क्रिएट किए थे। बाद में इल्तुतमिश मरने के बाद वहाँ पे क्या हो गया था कि टसल हो गई थी उन 14 मेंबर्स में कि कौन राजा बनेगा, ठीक है। तो बालबन ने क्या किया कि उसने ये अबॉलिश कर दिया, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया इसको, और बोला सुल्तान थ्योरी ऑफ किंगशिप लाया इसने, बालबन ने। किंग इज द रीजेंसी ऑफ गॉड नेक्स्ट टू प्रॉफिट, हिज एक्शंस आर नॉट टू बी डिस्कस बाय नोबल्स एंड पीपल, किंग हैज टू बी अ डिस्पॉट एज ही बिकेम सुल्तान, ही ब्रोक अप द तुर्कन आय चालगिनी एज ही कंसिडर्ड इट इंपॉर्टेंट टू रिस्टोर द पावर्स ऑफ सुल्तान, ठीक है। तो इसने अपने आप को बहुत ही पावरफुल बना लिया था कि ये जो 14 नोबल्स है इनकी पावर्स पूरी तरीके से कम कर दी गई थी। तो ये बलबन था, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर्स कमांडर्स डिड नॉट क्रॉस इंदस टू अटैक इंडिया। किसने इंदस को क्रॉस नहीं किया इंडिया को अटैक करने के लिए? आंसर है चेंगिस खान। चेंगिस खान कैसे है? चेंगिस खान हु वॉज मच मोर इंटेलिजेंट एंड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट चोज नॉट टू क्रॉस इंदस रिवर। उसने ये सोच लिया था कि सोच समझ के ठीक से डिसीजन लिया था कि नहीं क्रॉस करना। क्यों नहीं करना था? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि उसको लगता था कि उसके जो पावर ऑफ नेचर एंड ओमेंस है वो सजेस्ट करते उसको कि उधर जा जाए, ठीक है, उधर उसके लिए खतरा है। दूसरा जो था उसका जो रीज़न था वो था कि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत डिफरेंट है, ठीक है, और वो जो रहते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट, मतलब ठंड ज़्यादा रहती है वहाँ पे। तो इधर जो आएंगे वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो इसमें उसके जो आर्मी हॉर्समैन जो है वो सर्वाइव कैसे करेंगे, ये उसको क्वेश्चन था। तीसरा जो था वो जो था उसका चेंगिस खान बोलते हैं हम उसको। चेंगिस खान कभी भी जो भी वीक रूलर होता था उस पर अटैक करता था, ठीक है। पर तब जब चेंगिस खान आ रहा था तब इंडिया में इल्तुतमिश जो था उसकी पावर थी और वो बहुत ही स्ट्रांग लीडर था, ठीक है। ये एक रीज़न था। फोर्थ, चेंगिस एनिमी सक्सेसर ऑफ ख्वारज़मीन सॉट रिफ्यूज टू इल्तुतमिश विच वॉज डिनाइड, इट ऑल्सो सेव इंडिया फ्रॉम द ब्लडशेड, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल मनसब सिस्टम्स आर करेक्ट, ठीक है। जाट रैंक वॉज एन इंडिकेटर ऑफ अ मनसबदार पोजिशन इन द इंपीरियल हिरार्की एंड द सैलरी ऑफ द मनसबदार. Sawar rank indicated the number of horsemen the Mansabdar was required to maintain. In the 17th century, Mansabdars holding 1000 or above Sawar ranks were designed as a nobles. पहली बार, टू ऑर्गेनाइज नोबिलिटी एंड आर्मी अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम के फीचर्स क्या थे? एवरी ऑफिसर वॉज असाइन अ रैंक मनसब. लोवेस्ट रैंक वॉज 10 एंड हाईएस्ट वॉज 5000 फॉर नोबल, ठीक है। 10 5000 मतलब उसके अंडर कितने सिपाही होंगे? प्रिंसेस ऑफ ब्लड रिसीव हायर मनसब. आफ्टर अकबर हाईएस्ट रैंक इंक्रीज टू 7000. रैंक्स वर डिवाइडेड इनटू जैट्स एंड सवार, ठीक है। जैट्स एंड सवार थे. जैट्स जो थे पर्सनल, इट फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन एंड ऑल्सो द सैलरी ड्यू टू हिम, ठीक है। तो ये क्या है? जैट रैंक वाज एन इंडिकेटर ऑफ मनसबदार्स पोजीशन इन द इंपीरियल हिरार्की एंड सैलरी ऑफ मनसबदार. तो ये सही हो गया पहला. सवार रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में? सवार रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ फोर्स मैन द मनसबदार वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन. तो सेकंड भी करेक्ट हो गया. अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स वाज मेंटेन एंड हिज हॉर्स वाज ब्रांडेड विद इंपीरियल मार्क्स. दिस सिस्टम नोन एज डार्क सिस्टम, ठीक है. डार्क सिस्टम भी शुरू हुई थी. डार्क सिस्टम तो पहले ही शुरू कर दी थी मेरे हिसाब से. वो की थी अपने जो थे तुगलक जो थे, ठीक है. तुगलक ने चालू किया था वो. Persons holding rank below 500 were called mansabdars. From 500 to 2500 were called amirs.
ठीक है। एंड अबव अबव 2500 वी आर कॉल्ड अमीर आई उम्दा और उम्दा आई अजम, ठीक है, उमारा। तो ये हो गया गलत, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है, इजी है, पढ़ा हुआ रहता है ये हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर एम्ब्रेसिंग द सफा सफवीद किंग शाह अब्बास वाज पेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स। बी आंसर है इसका अबुल हसन। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मुझे समझ में नहीं आता आर्ट एंड कल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेमस टेक्स्ट ऑफ पंचतंत्रा इज करेक्ट। पंचतंत्रा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है पंचतंत्रा के बारे में? तो पंचतंत्रा कहता है इट इज द टेक्स्ट शोविंग थ्रू इलिस्ट्रेशंस व्हाट शुड एंड व्हाट शुड नॉट डू, व्हाट शुड नॉट बी डन। ठीक है, डी आंसर है इसका। पंचतंत्रा इज अ नीति शास्त्र, इट कंटेन्स वेरियस टेल्स एंड मोरल्स विथ मोरल्स हाउ टू लिव अ joyous life, what one should do and one should not do in the Sanskrit verse and prose somewhat similar to Jataka tales of Buddha। ठीक है, जातका टेल्स से सिमिलर आता है। टेक्स्ट ऑथर अननोन बट एट्रीब्यूटेड टू विष्णु शर्मा। ठीक है, तो ऑथर हमें पता नहीं है, अननोन है, पर विष्णु शर्मा को हम मानते हैं कि उन्होंने पंचतंत्र लिखा था। तो देखो क्वेश्चन कैसे घूमने लगे। अभी पहले पूछा जाता था कि पंचतंत्रा किसने लिखा है, अभी धीरे धीरे आगे आके अभी पंचतंत्रा में जो टेक्स्ट है उसके बारे में पूछने लगे हैं, तो डीप जा रही है यूपीएससी दिन पे दिन। अभी पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रोनमिक्स नेम्स डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ मदर। मदर का नाम कौन लगाते थे पहले? वो तो सतवानास। ठीक है, सतवानास थे। सतवानास के बारे में देखो, गौतमी पुत्र सताकर्णी, तो मम्मी का माँ का नाम पहले लगाता था। ठीक है, तो सतवानास चीफली कहाँ पे थे? वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में थे, और सिमुका ने ये डायनेस्टी फाउंड की थी। दे वर द फर्स्ट नेटिव इंडियन रूलर्स टू इशू देयर ओन कॉइन्स विद द पोर्ट्रेट ऑफ देयर ओन रूलर्स। ठीक है, तो पहले जो थे कुछ भी अलग अलग आते थे, पर अभी यहाँ पे इन्होंने जो कॉइन्स जो शुरू किए थे तो खुद रूलर्स उस पर आते थे। ठीक है, इन्होंने शुरू किया था, जो पहले इंडियन रूलर्स थे। इन्होंने पैट्रोनाइज किया था प्राकृत मोर देन संस्कृत। संस्कृत से प्राकृत को इन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया था। स्टार्टेड गिविंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मणाज एंड मॉन्क्स। ठीक है, ब्राह्मणाज और मॉन्क्स को विलेजेस देना शुरू कर दिया था फ्री में। दे रिस्पेक्टेड वुमेन, सम ऑफ द रूलर्स एडेड देयर मदर्स नेम टू देयर ओन, एग्जाम्पल गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र, पुलुमावी, कौशकी पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है from which of the following factory sites were limestone and chert blades mass produced and sent to various हड़प्पन settlements in Sindh। देखो किस तरीके से क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, उसको देखो आप कितने डीप जा रहे हैं। वो पहले हड़प्पन सिटी के जो क्वेश्चन बुक में मिलते थे वहाँ से पूछे जाते थे, अभी देखो ये पूछा गया है। तो ट्रेड कंटिन्यू इन हड़प्पन सिविलाइजेशन थ्रू बार्टर सिस्टम बिफोर कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस। वेरियस सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, पहला है सुकुर एंड रोहरी पाकिस्तान, चर्ट ब्लेड्स एंड लाइमस्टोन यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, खेतरी से कॉपर जाता था, तोसम से टीन जाता था, हरियाणा में है, कोलार फील्ड से गोल्ड जाता था, कर्नाटका, गुजरात, कोलार फील्ड से गोल्ड जाता था, गुजरात से सेमी प्रेशियस स्टोन्स जाता था, अफगानिस्तान चागाई हिल्स ऑफ बलूचिस्तान से लापिस लजुली प्रेशियस स्टोन था ये, वो जाता था। तो इस तरीके से इकोनॉमी, हड़प्पन इकोनॉमी पे थोड़ा पढ़ लेना डीपली, सीए पे एस्पायरेंट्स को बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन अभी चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दांडी मार्च ग्रेट इवेंट इन दिस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज एसोसिएटेड विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दांडी मार्च ग्रेट इवेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज एसोसिएटेड विथ। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, पर ये रिपीट हुआ है, पहले 2013 या 12 में पूछा जा चुका है ये। इसका यही है कि हम सॉल्ट का सत्याग्रह क्या था, तो उसको NaCl बोलते हैं, उसको ही सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट क्यों चुना था और क्या हुआ था वो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टोन एज इन इंडिया। डिफरेंट पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स। देखते हैं स्टेटमेंट सही है या नहीं है। Evolution of crust shows 4 stages. Fourth stage is called Quaternary, further divided into Pleistocene, okay, and Holocene. Man appeared on Earth early Pleistocene, but this event seems to have occurred in Africa about 3 million years back, whereas in India the first human occupations clearly suggested by stone tools is not earlier than 50,000 BC. Fossils of early men have not been found in India. Studies suggested that earliest human presence is indicated by stone tools obtained from the deposits ascribable to the second glaciation. Stone is broadly divided into 3 periods: Paleolithic, Mesolithic, Neolithic। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, उसके बाद न्यू स्टोन एज। तो ये क्या था, जैसे जैसे वो हथियार अलग अलग बनाते जा रहे थे उसके हिसाब से इनको नाम दिया जा रहा था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। जो भी आइडेंटिफाइड होते थे पीरियड्स वो उसके स्टोन टूल्स के टेक्नोलॉजी पे ही आइडेंटिफाइड होते थे।
देर आर नो रीजनल वेरिएशंस इन द टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टूल्स इन डिफरेंट पीरियड्स। तो देखते हैं रीजनल वेरिएशंस थे या नहीं थे। In earlier Paleolithic Stone Age, hand axes, cleavers, and choppers were used. Middle Paleolithic industries are mainly used upon flakes. These flakes are found in different parts of India and show regional variations. ठीक है, तो regional variations show करते हैं वो। The people of Neolithic age used tools and implements of polished stone. We notice three important areas of Neolithic settlements: northwestern, northeastern, and southern. ठीक है, तो northwestern use rectangular axes with curved cutting edge. Northeastern use polished stones axes with rectangular curve, but southern use axes with oval sides and pointed butts. ठीक है, तो रीजनल वेरिएशंस तो शो करते थे। ठीक है, तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। पहला तो सही है, सेकंड गलत हो गया। थर्ड, स्टोन एज कल्चर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स इवॉल्व यूनिफॉर्मली इन अ नीट यूनिलिनियर पैशन ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, तो जो भी कोई स्टोन एज जो डेवलप हुआ था वो यूनिफॉर्मली हुआ था और यूनिलिनियर हुआ था, ये इसका मानना है। अभी देखते हैं ये सही है या गलत। In the world context, the New Stone Age began in 9000 BC. The only Neolithic settlement in Indian subcontinent attributed to 7000 BC lies in Mehergarh. Some Neolithic sites found on northern shores of Vindhyas are considered as old as 5000 BC, but generally, Neolithic settlements found in South India are not older than 2500 BC. In some parts of southern and eastern India, they are as late as 1000 BC. तो बहुत ही वेरिएशंस दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो hence we can say that some region were still in Paleolithic stage and some were in Neolithic stage. तो मान सकते हैं किसी पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, किसी कोई पिछड़ा हुआ था, तो एक साथ नहीं जा रहे थे वो आगे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया ए, वन ओनली। ठीक है, तो ये थे सीडीएस हिस्ट्री के 2020 के क्वेश्चंस। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी नीडी हो उसको दे देना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।